डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, सहआचार्य प्राणीशास्त्र राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज का अपना टॉपिक पैरामीशियम के बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो इसको 3 भागों में अपने पढ़ेंगे। पहला तो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, जो बाहरी और आंतरिक रूप से इसकी जो संरचना है वो किस तरह की है, इसके बारे में। दूसरा इसकी एनाटोमी में जो इनके सिस्टम हैं उनके बारे में। और तीसरा अपना रिप्रोडक्शन, जो लाइफ साइकिल है इसकी, जो जनन की प्रक्रिया है किस तरह से होती है, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने देख रहे हैं। तो इसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं अपने। पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास इसकी सीलिएटा और सब क्लास होलोट्राइका। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में अपन जो जनरल प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देख चुके हैं। अब अपन इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, फैमिली पैरामीसिडी, जीनस पैरामीशियम और स्पीसीज कोडेटम। जो पर्टिकुलर कोडेटम स्पीसीज है उसके बारे में इसमें अपने को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो हाइमेनोस्टोमेटिडा का जंतु है पैरामीशियम, जो हाइमेनोस्टोमेटिडा है इसको अपने 2 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की जो जातियाँ हैं उनको अपने 2 भागों में बांटते हैं। एक तो इसका होता है ओरेलिया ग्रुप और दूसरा बर्सेरिया ग्रुप। तो जो ओरेलिया ग्रुप है, पर्टिकुलर जो इनके जंतु हैं उनकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक होती है। और जब इनका टीएस अनुप्रस्थ काटते हैं तो अपने को गोल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा, एक इसके अंदर जो साइटोस्टोम होता है इसका, वो पार्श्व में स्थित होता है। तो जो ओरेलिया ग्रुप है उनके एग्जाम्पल पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम कोडेटम, पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएट्स, ये इसके अंदर रखे गए हैं। दूसरा ग्रुप इसका बर्सेरिया ग्रुप है। बर्सेरिया ग्रुप के अंदर जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना से कम होती है और अनुप्रस्थ काट में ये चपटे दिखाई देते हैं। अच्छा, इनका जो सेल एनस या जो साइटोप्रोक्ट है वो लगभग सब टर्मिनल या पश्च भाग की ओर होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम ट्राइकियम और पैरामीशियम मोड्रूफी, ये इनके एग्जाम्पल है। तो जो पैरामीशियम की जो स्पीसीज़ है वो जैसे इनके अंदर जो मुख्य रूप से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, जो केंद्रक की जो संख्या है वो हेट्रोन्यूक्लिएट होते हैं। ये एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम कोडेटम है उसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस 2 होते हैं। इसी तरह से ओरिलिया है, ओरिलिया में एक मैक्रोन्यूक्लियस 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएट्स, इसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और अनेक यानी बहुसंख्यक, बहुत अधिक मात्रा के अंदर उसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। और जो पैरामीशियम बर्सेरिया होता है, पैरामीशियम बर्सेरिया को सहजीवी जूक्लोरेला शैवाल की उपस्थिति के कारण हरित पैरामीशियम भी कहते हैं। तो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है, अब जनरल स्ट्रक्चर से पहले तो इसका जो बिंदु है हैबिटेट का करेक्टर, कि इसका जो आवास स्थान क्या है, किस तरह से पाया जाता है। तो ये स्थिर और अलवणीय जल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, इस तरह की इनकी स्थिति होती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर अपने जो है 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे अपने। एक तो इसकी बाहरी संरचना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और दूसरी इंटरनल स्ट्रक्चर। जो बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना के अंदर जैसे शेप और साइज इसका, तो साइज या जो परिमाण, तो पैरामीशियम अपने को पता है कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक जंतु है, जो नेक डाई के द्वारा अपने को वाइटिस और ब्राउनिश ड्रॉप के रूप में दिखाई देता है। इस तरह की इसकी संरचना होती है। जब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं तो ये अपने को स्लीपर शेप्ड
या सिगार शेप्ड या फिर स्पिंडल शेप्ड, इस तरह से दिखाई देता है। तो जो पैरामीशियम कोडेटम होता है वो सबसे लंबा प्राणी है पैरामीशियम स्पीसीज के अंदर, और इसकी लंबाई लगभग 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। और जो पैरामीशियम ट्राइकियम है वो सबसे छोटी स्पीसीज है। अच्छा, फिर अपने जैसे सेप के अंदर अपने को पता ही चल गया, स्लीपर सेप्ड, सिगार सेप्ड या फिर स्पिंडल सेप्ड है। अच्छा, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम को जोब्लोट नामक वैज्ञानिक था जिसे पैरामीशियम कोडेटम का नाम चोसन रखा था, और जिसका अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ है, वही स्लिपराकार है, स्लीपर सेप्ड है। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल स्ट्रक्चर में जो पैरामीशियम है वो आगे से अपने को भोंटा ब्लंट दिखाई देता है और गोल होता है, और पीछे की साइड से नुकीला होता है, जैसे अपने को इसकी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इसके अंदर जो आगे का पार्ट होता है उसके अंदर कुछ एंठा हुआ, मतलब मुड़ा हुआ सा दिखाई प्रतीत होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सरफेस होती है वो सरफेस इसके अंदर क्लियर हो जाती है। तो इसकी जो मिडल भाग है वहां पर एक ओरल ग्रूव पाई जाती है। तो ये ओरल ग्रूव वाला पार्ट है वो तो कौन सा होता है, इसका ओरल सरफेस, या फिर इसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं। और इसके ठीक जो विपरीत दूसरा भाग है वो कौन सा होता है, एबोरल सरफेस या डोर्सल सरफेस, इस तरह का दिखाई देता है अपने को। अच्छा, जो ओरल ग्रूव है, ओरल ग्रूव इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उसके ऊपर एक स्पष्ट तिरछी और जो डेप्थ के रूप में, गर्त के रूप में अपने को दिखाई देती है, जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं। ओरल ग्रूव इसके जो मिडिल पार्ट है, मध्य भाग से बाईं तरफ कुछ घूमी हुई दिखाई देती है। और जो इसका ओरल ग्रूव का जो पार्ट होता है वो कोनसेप्ट होता है। ये जो कोन है वो क्या, वेस्टिब्यूल कहलाता है। और वेस्टिब्यूल के जो नीचे का पार्ट है वो बकल केविटी, और तो बकल केविटी एक छिद्र के द्वारा अंदर की तरफ जो जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें खुलती है, उसे अपने साइटोस्टोम कहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर जैसे पेलिकल की बात करें तो पेलिकल इसके अंदर जो बाहरी कवच इस तरह का मानते हैं कि जो अपने को पता है कि पैरामीशियम का जो बॉडी होती है वो निश्चित आकार की होती है। इसका मतलब ये जो आकृति है, आकृति का निर्धारण करने के लिए इसमें कोई ऐसी चीज है जो इसको स्ट्रक्चर प्रदान करती है। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के रूप में पैरामीशियम के अंदर पेलिकल पाई जाती है। तो ये इसका बाहरी आवरण है जो दर्द प्रत्यास्थ क्यूटिकल झिल्ली का बना हुआ होता है, इसे ये अपने पेलिकल कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बाहर की तरफ अपने को सीलिया दिखाई देते हैं, तो सिलियरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। तो इसकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जैसे जो बाहरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपने जिसको बाहरी आवरण कहते हैं उसके ऊपर इसके अंदर पंचभुजी या षटभुजी, पेंटागोनल या हेक्सागोनल, उसके अंदर पिट्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। और इसका जो पेंटागोनल वाला पार्ट होता है, पंचभुजी जो पिट्स होता है, उसके सेंटर के अंदर सीलिया निकला हुआ रहता है। तो जो ये पिट्स या जो गर्त होते हैं उनके किनारे होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, और बीच के अंदर ये जैसे पॉइंट जो इसका जो जितने भी जो पेंटागोनल और हेक्सागोनल जो पिट्स हैं वो अंदर की तरफ दबे हुए रहते हैं। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। तो इसी स्ट्रक्चर के कारण इसके अंदर बाहरी जो पेलिकल है, पेलिकल के नीचे के अंदर नीचे की तरफ एल्यूलर लेयर पाया जाता है। और एल्यूलर लेयर होता है वो दो, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आउटर एल्यूलर मेम्ब्रेन, और उसके ठीक नीचे इनर एल्यूलर मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। तो इस तरह के इसके अंदर जो बाहरी पेलिकल है उसकी स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, फिर जो पेंटागोनल या जो पंचभुजी भाग है उसके अंदर सूक्ष्म सीलिया पाए जाते हैं। और ये जो सीलिया है अपने को पता है कि कौन सा, पंचभुज या जो पेंटागोनल है उसके केंद्र से निकले हुए रहते हैं। सीलिया की लंबाई लगभग 10 माइक्रोन से लेके 12 माइक्रोन तक होती है। और जो पैरामीशियम की संपूर्ण सतह पर लगभग 10,000 से अधिक, 10,000 से ऐसा मानते हैं कि 14,000 तक सीलिया पाई जाती हैं। सीलिया इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है, अपने को पता है, जो नियमित जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। संपूर्ण शरीर इनकी लंबाई समान होती है। केवल पश्च जो पार्ट है, जो पश्च शिरा है, उसकी सीलिया कुछ बड़े होती हैं और
ये इनको अपने कोडल टफ्ट कहते हैं। जो पीछे के जो लास्ट में दिखा रखे हैं ये इसके कौन से हैं, बड़े सीलिया है, इनको कोडल टफ्ट कहते हैं और इसी के नाम के आधार पर इसकी जो स्पीसीज है उसको कोडेटम कहते हैं। अच्छा, अब अपने को सीलिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो सीलिया की स्ट्रक्चर के अंदर सीलिया की स्ट्रक्चर फ्लेजेला के समान ही होती है और इसकी जो रचना होती है, जैसे स्ट्रक्चर में अपने देखो सीलिया के चारों तरफ क्या है, झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है और उसका बीच का जो मटेरियल होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें इस मैट्रिक्स के अंदर जो प्रीदीय, जैसे ये वाला डायग्राम देखो आप, जो प्रीदीय भाग है, प्रीदीय भाग के अंदर इसके अंदर 9 स्पाइक्स पाई जाती है और ये जो 9 स्पाइक्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर के अंदर 2 तो पूरी जो सब फाइब्रिल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और उनके एक ही दिशा की तरफ 2 इसके अंदर आर्म्स के रूप में पाई जाती हैं जिन्हें डाइनिन आर्म्स कहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। सेंटर के अंदर 2 सीलिया होते हैं जो कि एक जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेते हैं कि उसके द्वारा घिरे रहते हैं जिसे सेंट्रल शीथ कहते हैं और ये जो 9 सेंटर का जो सीलिया है उसे स्पाइक्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर 9 स्पाइक्स पाई जाती है। तो ये इसकी जो सीलिया है, सीलिया की स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें इसकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर के अंदर अपने मुख्य रूप से इसका शेप, साइज, ऑर्डल ग्रूव, पेलिकल्स, सीलिया, इन चीज़ों के बारे में अपने चर्चा की। फिर उसके बाद में इसका जो इंटरनल, जैसे इसके अंदर अपने देखो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आंतरिक मटेरियल है वो अपने को पता है साइटोप्लाज्म कहलाता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल्स के द्वारा घिरा हुआ है, तो पेलिकल द्वारा घिरा हुआ साइटोप्लाज्म स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित होता है, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। तो ये इनकी जो एक्टोप्लाज्म अपने को पता है क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का प्रीदीय जो मटेरियल होता है जो स्पष्ट और गाढ़ा पार्ट है जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं अपने, है ना। और इसी भाग के अंदर इसका इंफ्रासीलियरी सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट ये पाई जाती है। दूसरा जो एंडोप्लाज्म या जिसे अपने मेडुला भाग भी कहते हैं, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म का केंद्रीय और अपेक्षाकृत ग्रेनुल मटेरियल होता है इसके अंदर और ये अर्धतरल भाग के रूप में होता है जिसमें सामान्य कोशिकीय अवयव जैसे जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, क्रिस्टल्स, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, जो पैरामीशियम बर्सेरिया होता है, पैरामीशियम बर्सेरिया के एंडोप्लाज्म में एक कोशिकीय सहजीवी जो हरी शैवाल पाई जाती है वो कौन सी, जूक्लेरोला, उसके अंदर होती है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल और फूड वैक्यूल ये मुख्य एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने जो इसका एंडोप्लाज्म जो एक्टोप्लाज्म है, तो एक्टोप्लाज्म के अंदर इसका इंफ्रासीलियरी सिस्टम, इसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पैरामीशियम के अंदर जो पेलिकल है, पेलिकल एल्यूलाई के ठीक नीचे इंफ्रासीलियरी सिस्टम पाया जाता है जो बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्मेटा इन 2 का बना हुआ होता है। जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है उसमें 2 पार्ट है, एक तो इसकी है बेसल बॉडी और दूसरा इसका काइनेटोडेस्मेटा। तो इस तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जो प्रत्येक सीलिया है, सीलिया का जो आधार है, जो बेस वाला पार्ट है वो एक नली की समान रचना होती है जिसे अपने बेसल बॉडी या काइनेटोसोम भी कहते हैं। जो सीलिया होता है, सीलिया का जो प्रीदीय भाग होता है, प्रीदीय भाग में अपने जैसे पढ़ा है उसके प्रीदीय सब फाइब्रिल्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है, बेसल बॉडी में आके स्थूल हो जाते हैं और स्थूल होने के कारण उसके अंदर बेसल बॉडी का निर्माण होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे सीलिया में पढ़ा अपने, उसके अंदर क्या 2 सब फाइब्रिल और एक
डाइनिन आर्म्स होती है, तो यहाँ पर इसके अंदर 3 सब फाइब्रिल होते हैं। अच्छा, जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, बेसल बॉडी अपने आप में इसका जो सीलिया की पुनरुत्पादी इकाई के रूप में है, तो जो सीलिया की जो ओरिजिन है वो कहीं से बेसल बॉडी से ही हो रही है। और प्रत्येक जो बेसल बॉडी है वो एक सेंट्रियोल की उत्पत्ति करती है। इस तरह का इसका जो बेसल बॉडी है। बेसल बॉडी के बाद में काइनेटोडेस्मा। काइनेटोडेस्मा सिंगुलर शब्द है अगर एक फाइब्रिल की बात करेंगे, और इसका जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? काइनेटोडेस्मेटा। तो जो सीलिया है, सीलिया की बेसल बॉडी के बेसल बॉडी से संबंध एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट तंतुकों का एक तंत्र पाया जाता है। फाइब्रिल्स का एक तंत्र होता है। प्रत्येक सीलिया के बेसल बॉडी से एक फाइब्रिल, जिसे अपने काइनेटोडेस्मोसोम कहते हैं, निकलकर पीछे की तरफ, मतलब उससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे ये पीछे की तरफ चला जाता है। और जो पीछे, इससे पीछे का जो बेसल बॉडीज है उनके साथ संबंध बना लेता है, मतलब उनके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो प्रत्येक जो बंडल है वो उस बंडल के अंदर 5 फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, और ये जो ग्रुप्स बनते हैं ये इसका क्या कहलाता है? काइनेटोडेस्मेटा कहलाता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, अपने बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से निकल के पीछे की तरफ इसका ये फाइब्रिल जा रहा है, फिर इससे पीछे वाला है वो जा रहा है ना। तो इस तरह से 5-5 के इसके अंदर बंडल बन जाते हैं। और जो काइनेटोडेस्मेटा उसकी जो संरचना होती है वो स्थायी होती है, और उसके अंदर प्रत्येक के अंदर कितने 5 फाइब्रिल्स होते हैं। अच्छा, एक जो लॉन्गिट्यूडिनल जो इसकी रो है, जो अनुदैर्ध्य पंक्ति है, उसकी जो सब बेसल बॉडीज और उनकी काइनेटोडेस्मेटा सम्मिलित रूप से एक इकाई का निर्माण करते हैं, और उस इकाई को अपने क्या कहते हैं? काइनेटी कहते हैं। काइनेटी के अंदर क्या क्या चीज़ आ गई? इसकी बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्मेटा, इनको सम्मिलित रूप से क्या काइनेटी कहते हैं। और ये जो काइनेटी है यही जो सीलिएट्स ग्रुप है उस सीलिएट्स ग्रुप का एक विशिष्ट करैक्टर है। अच्छा, फिर दूसरा अपने जो दूसरा पॉइंट आउटर स्ट्रक्चर जो इसका जो बाहरी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर दूसरा ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट के अंदर ट्राइकोसिस्ट की जो स्ट्रक्चर है वो अपने डायग्राम में दिखाई गई है, और उनकी जो लोकेशन है वो क्या, प्रत्येक जो बेसल बॉडी है उसके एकांतर रूप से स्थित होती है। जहाँ पर जो पेंटागोनल और जो हेक्सागोनल पिट्स बन रहे हैं, उन पिट्स के एकांतर रूप में जहाँ पर उनका जो उभरा हुआ भाग होता है वहाँ पर इसके अंदर ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट एक छड़ के रूप में या अंडाकार ऑर्गेनेल्स है जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडीज के साथ एकांतरित रूप में पाया जाता है, और बॉडी के साथ समकोण बनाते हुए व्यवस्थित होता है। पिरामिड में इनको सबसे पहले एलिस नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ट्राइकोसिस्ट को एलिस नामक वैज्ञानिक ने देखा था। और स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर ट्राइकोसिस्ट एक लंबी साफ्ट और एक नुकीली जो इसका शिखर होता है उसके रूप में होती है, और इस शिखर को स्पाइक या बार्ब्स कहते हैं। और जो स्पाइक या जो बार्ब है उसके ऊपर केप के रूप में इसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे केप कहते हैं, केप स्थित रहती है। अच्छा, इसकी जो साफ्ट है, साफ्ट की संरचना ट्राइकिनिन रेशेदार प्रोटीन से होती है। तो इसमें 2 डायग्राम दिए गए हैं। देखो, पहला तो इसका कौन सा है? इसका ट्राइकोसिस्ट जो विश्रामावस्था है सामान्य स्थिति में, और ये इसकी जो दूसरी है वो जब ये भोजन ग्रहण कर रहा है, या जो ट्राइकोसिस्ट जब रिलीज हो रही है इसके अंदर तब की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो इसकी जो प्रोटीन है, ट्राइकिनिन प्रोटीन है, वो क्या होती है? फैल जाती है। फैलने के कारण ये लंबी आकृति के रूप में बाहर की तरफ निकलती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है इसके अंदर। फिर इसके बाद में दूसरा इसका
दूसरा भाग अपना एंडोप्लाज्म का। तो एंडोप्लाज्म के अंदर जो मुख्य जो अंग है वो, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर अपने को पता है कि पैरामीशियम है, हिट्रो कैरियोटिक होता है ना, विषम केंद्रिकी है। तो अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग है, जैसे कोडेटम है, कोडेटम के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। ओरिलिया के अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। और पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएट्स होते हैं, उनके अंदर एक मैक्रो और एक से अधिक यानी अनेक माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। तो इस तरह की इसके अंदर जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। तो अपन सबसे पहले जो मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर इसकी आकृति लगभग किडनी के समान होती है, किडनी शेप्ड है ये, वृक्क के समान। और इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो अस्पष्ट होती है और ये पोलिप्लॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक यानी बहुत सी न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर अपेक्षाकृत अधिक क्रोमेटिन पदार्थ, जो डीएनए पदार्थ होता है वो होता है। और ये कौन से होते हैं? सोमेटिक और वेजिटेटिव होते हैं। इसका मतलब जो कोशिका की जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन पर इनका नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, और इसकी जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा होती है। दूसरा इसका माइक्रोन्यूक्लियस। तो माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस की जो सरफेस होती है उसके बने जो पिट होता है, जैसे गर्त है, उस गर्त के अंदर एक छोटा सा माइक्रोन्यूक्लियस स्थित होता है और ये लगभग गोलाकार होता है। उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो स्पष्ट होती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड होती है। पैरामीशियम ओरिलिया में एक निश्चित न्यूक्लियोलस होती है, जबकि पैरामीशियम कोडेटम में न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। और अगर फंक्शन की बात करें, कार्य की, तो ये जीव की जो जनन क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो मैक्रोन्यूक्लियस कौन सी? इसकी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य करता है, और माइक्रो है वो उसकी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। दूसरा, उनके अंदर मुख्य रूप से इसका कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल पाई जाती है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टल एपरेटस कहते हैं। पैरामीशियम में अपने को पता है कि दो कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल एंडोप्लाज्म में, कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल अपने को पता है कि पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल होती है। एंडोप्लाज्म में इन वेक्यूल्स की स्थिति निश्चित होती है। ये शरीर की पृष्ठ सतह के निकट दोनों सिरों पर पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक के चारों ओर 6 से 10 रेडियल कैनाल्स, या जिन्हें अपने एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल्स भी कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में दूर तक फैली रहती है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल शरीर की डोर्सल सतह पर एक स्थायी छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। दोनों कॉन्ट्रैक्टल वेक्यूल पानी को बाहर निकालने के लिए ठीक तरह से कार्य करती है। इसी तरह जैसे अपना जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर मुख्य रूप से फूड वेक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्म में असंख्य असंकुचनशील खाद्य धानियाँ भी पाई जाती है। इन्हें एक वैज्ञानिक थे वोल्स्विस्की, उन्होंने गेस्ट्रोइल्स नाम दिया। इनके अंदर जो अंतर्ग्रहित या जो फूड इनटेक किया जाता है वो संचित रहता है, और इनकी जो आकृति और जो साइज है वो अलग अलग फूड मटेरियल के आधार पर अलग अलग होता है। इसी तरह से इसके अंदर मुख्य जो इनके ओरल एपरेटस, ये डायग्राम देखो, इसके अंदर ओरल एपरेटस का दे रखा है। तो और पैरामीशियम के अंदर ओरल एपरेटस वो स्थायी रूप से एक ऑर्गेनेल्स के रूप में पाया जाता है। तो पैरामीशियम में जो इसकी जो ओरल ग्रूव होती है, अपने को पता है कि वेंट्रल सरफेस पर, या इसकी जो ओरल सरफेस है उस साइड में एक ग्रूव होती है, उसी के आधार पर इसको जो ओरल सरफेस कहते हैं। और उसके अंदर ये ग्रूव होती है। ग्रूव के अंदर नीचे की तरफ वेस्टिब्यूल, जो कॉन्सेप्ट वेस्टिब्यूल होती है, और वेस्टिब्यूल के नीचे इसके अंदर बक्कल कैविटी होती है, जो कि एक छिद्र
साइटोफेरिंक्स के द्वारा अंदर की तरफ खुलती है। इसी छिद्र को साइटोस्टोम भी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी की जो दाहिनी सीमा रेखा है उसके ऊपर सीलियाओं की एक पंक्ति होती है, और इस मेम्ब्रेन को एक, ये जो सीलिया होते हैं एक मेम्ब्रेन पर लगे रहते हैं जिससे एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एंडोरल मेम्ब्रेन से बाईं तरफ इसके अंदर चार चार जोड़ी के जो पंक्तियों के रूप में सीलिया पाए जाते हैं, जो 3 समूह में होते हैं, और ये बक्कल कैविटी के पिछले सिरे तक फैले रहते हैं। इनको क्रमशः वेंट्रल पेनिकुलस, डोर्सल पेनिकुलस और क्वाड्रिल्यूलस कहते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उनके लिए छलनी का कार्य करते हैं। तो ये हो गए, और दूसरी तरफ इसकी जो एंडोरल मेम्ब्रेन होती है उससे सीलिया लगे रहते हैं। तो इसके अंदर जाली का निर्माण होता है। तो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं, और जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ वेस्टिब्यूल के द्वारा बक्कल कैविटी के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर साइटोपाइज, या जिसको अपने सेलेनस या साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं, वो इसके अंदर स्थायी रूप से पाया जाता है। तो जो पेरामीशियम होता है, पेरामीशियम के जो जो पोस्टीरियर पार्ट है, पश्च सिरे की निकट पीछे की तरफ दाहिनी ओर एक छोटा छिद्र पाया जाता है जो ईजेशन के समय खुलता है। तो इससे जो भोजन प्रक्रिया होती है, तो डाइजेशन के बाद में जो बचा हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो इसी छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अपने इसकी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना दोनों के बारे में चर्चा की। बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना के अंदर इसकी जो शेप साइज, ओरल ग्रूव, पेलिकल और सीलिया, इनके बारे में अपने चर्चा की है। और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो पूरी जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के 2 भागों में पड़ा है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म में मुख्य रूप से इसका क्या, सीलियरी सिस्टम, जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है वो, और ट्राइकोसिस्ट। दूसरी तरफ जो एंडोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म के अंदर जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ओरल एपरेटस और साइटोपाइज, इनके बारे में अपने चर्चा की है। थैंक यू।